एमए माइनर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स का आज की इस कक्षा में स्वागत है। मैं जानती हूँ कि नई शिक्षा नीति ने या राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें एक ऐसा अवसर प्रदान किया है जिसमें विभिन्न विषयों के बच्चे अपने इंटरेस्ट से माइनर के रूप में दूसरी फैकल्टी के विषयों को ले सकते हैं, वरना एक ही फैकल्टी के विषय को पढ़ने से कुछ उनके व्यक्तित्व के विकास में कुछ चीज़ें रह जाती थी, क्योंकि पूरा मनुष्य होना या एक सभ्य मनुष्य होना, सभ्य के साथ साथ ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत अनिवार्य होता है, चाहे वह किसी भी विषय का क्यों न हो। राजनीति विज्ञान विषय के रूप में विज्ञान भी है और कला भी है। राजनीति विज्ञान 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में रखने की जद्दोजहद में आगे आया और उसने अपने सिद्धांतों का अत्यंत मॉडर्न और आधुनिक स्वरूप विकसित किया। आपके इस पाठ्यक्रम में आपको मुख्यतया भारतीय संविधान की व्यवस्था को समझने, भारतीय संविधान को समझने, उसकी विशेषताओं को समझने जैसे आरंभिक कार्य करने हैं। मैं MSc वाले बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आपका एक बहुत ही लंबा समय बीत गया है यदि आपके अंदर यह ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा न रही हो कि भारतीय संविधान क्या है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। तो ऐसे में आप बहुत परेशान हो गए होंगे कि इसमें राजनीति विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे। लेकिन जब आपने सिलेबस देखा होगा तो आपने देखा होगा कि राजनीति विज्ञान के इस माइनर पेपर में जो आपको 1 साल ही पढ़ना है, उसमें भारतीय संविधान सभा की स्थापना, साथ ही साथ भारतीय संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चाहे वह राज्य की हो, चाहे वह राज्यों की हो या केंद्र की हो, उसके विषय में आपको थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना है। यह समझ प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विकसित होनी चाहिए, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो या न कर रहा हो, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान की समझ बहुत ही अपेक्षित है। इस दिशा में केंद्र सरकार का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से दूसरे विषयों को पढ़ने की जो अनिवार्यता उन्होंने तय की है, उसका बहुत स्वागत है। आज मैं अभी आपको भारतीय संविधान सभा की स्थापना के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। भारत का संविधान किसी एक समय की उपज नहीं है, जैसा हम सभी लोग जानते हैं। और आप सभी लोगों ने, यदि आपकी यादों में होगा, मेमोरी में होगा, और कुछ बच्चे तो अभी भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, और आप यह जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बिना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की समझ के संभव नहीं है। तो ऐसे में आप यह जानते हैं कि भारत का संविधान किसी एक समय की उपज नहीं है। भारतीयों ने एक लंबा संघर्ष किया ताकि वह अपनी व्यवस्था में अपनी संप्रभुता को प्राप्त कर सकें, और उनकी संप्रभुता, किसी भी देश की संप्रभुता का एक विशेष संकेत होता है उस देश का संविधान। भारतीय संविधान की यदि हम पृष्ठभूमि का अध्ययन करें या पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करें, तो यह पृष्ठभूमि शुरू हो जाती है 1863 के भारतीय शासन अधिनियम से, बल्कि उसके थोड़ा और पहले, जब 1857 में स्वाधीनता का प्रथम संघर्ष हुआ। उसके बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को, भारत की संपूर्ण व्यवस्थाओं को महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत कर दिया गया। और तब जब विधान बनने शुरू हुए अलग से भारतीयों के लिए, एंड दैट वाज द फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम ऐसे कह सकते हैं 1863, 1858, 1863। इसके बाद 1892 में परिषदीय सुधारों के बारे में चर्चा हुई। 1892, फिर 1909 में और विधान बने। जब थोड़े विधान बन जाते हैं तो हमारी और मांगें बढ़ जाती हैं। ऐसा आप लोगों ने भी महसूस किया होगा
कि अगर हमें हमारे पेरेंट्स या हमारे जो गार्जियंस हैं वो हमें जितना भी अधिकार देते हैं उससे थोड़ा और अधिकार हमारे लिए अपेक्षित हो जाता है और हम उसकी मांग करने लगते हैं। तो मांग और प्रदान करना, अधिकारों को प्रदान करना और उसकी पूर्ति करना, यही किसी भी व्यवस्था का परिचायक है। तो 1909 में मार्ले-मिंटो पैक्ट आया जिससे और भी सुधार हुए, लेकिन वो वहीं पर चीज़ें रुकी नहीं। 1919 में फिर से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के माध्यम से लगातार भारत के लिए व्यवस्थाएं बढ़ाई जाती रहीं, लेकिन अब तो हमारे अंदर एक संचेतना ऐसी जागृत हो गई थी कि हमें उससे कम में बिल्कुल हमारा कोई समझौता नहीं होना था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीयों के मन में भी एक बात ऐसी आई कि यदि छोटे देश, जर्मनी जैसा देश भी अपने वस्तुस्थिति से संतुष्ट नहीं है, तो हमारी तो सभ्यता व संस्कृति ही इतनी पुरानी है। लगातार भारतीय स्वाधीनता संघर्ष चलता रहा और ऐसे में 1927 में, आप इतना तो याद होगा, यदि मेमोरी में कुछ होगा तो साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय और उनको लाठियों से पीटा गया। तो साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन का बहुत ही तगड़ा विरोध हुआ, क्योंकि उसने डोमिनियन परिस्थिति देने की बात की थी। अब डोमिनियन परिस्थिति क्या होती है? डोमिनियन परिस्थिति का मतलब है कि आपको अधिकार तो दिए जाएंगे लेकिन पूर्ण नहीं दिए जाएंगे। भारतीयों में इतनी समझ तो थी ही कि हमें इतने अधिकारों से हमारा कुछ नहीं होने वाला है, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और इस दिन को सभी लोग याद रखेंगे कि 31 दिसंबर 1929 को यह फैसला किया गया कि रावी नदी के तट पर कि अगला 26 जनवरी हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहती हूँ, और पहली बार आप लोगों की क्लास लेने, आप लोगों के साथ क्लास में आने का मौका मुझे मिला है, मैं हमेशा यह कहती हूँ कि अपने प्लान्स बहुत बड़े और बना करके रखें। उन प्लान्स के लिए दौड़ते दौड़ते बहुत संभव है कि आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएं कि आपको याद ही ना आए कि आपने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ ली है। तो ऐसे में रावी नदी के तट पर यह अभियान हुआ कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और पूरे राष्ट्र भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कांग्रेस का ही सही, लेकिन झंडा फहराया गया। विरोध हुआ उसका। 1935 में भारतीय शासन अधिनियम के आने से यह स्पष्ट हो गया था कि अब हमारे लिए 60% विधान मतलब नियम, मतलब कानून बन चुके हैं। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के लागू होने और 1939 में हमें संघात्मक व्यवस्था प्राप्त होने। 1939 में बताऊं आप लोगों को कि संयुक्त प्रांत, जो अभी हम लोग उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उसके प्रधानमंत्री बने थे पंडित नेहरू 1937 के चुनाव के आधार पर। तो बने थे पंडित नेहरू, और उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्रांतों के प्रमुखों को प्रधानमंत्री कहा जाता था। और भारतीय जनता के मन में इतना एंथुसियाज्म था, इतना मतलब एक कौतूहल था कि कैसे अंदर बैठते होंगे वो पर्दे से छू के, किसी को कोई मनाही नहीं थी। और इस बात ने हमारे अंदर स्वतंत्रता की भावना को एकदम कूट के भर दिया। 1939 के बाद अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें और वर्ल्ड वार 2 की बात करें, तो उस समय भारत के ऊपर यह दबाव हो चुका था, क्योंकि जापान के रास्ते से अंग्रेज भारत पर कब्जा करने की स्थिति में थे। तो ऐसे में भारत के ऊपर दबाव पड़ चुका था, अंग्रेज़ों के ऊपर दबाव पड़ चुका था कि तानाशाही शक्तियों से बचने के लिए जापान और इटली और जर्मनी, इन तीनों का जो एक त्रिगुट बना था, इनके अंदर जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने का जो कंपटीशन था। तो अंग्रेज़ों के ऊपर दबाव पड़ा कि भारत को भी युद्ध में शामिल किया जाए। लेकिन यहाँ तो हम क्रिप्स मिशन इन्होंने भेजा और उसको हमने इनकार किया, और महात्मा गांधी ने कहा कि हमें इस बात से आपके तानाशाही और हिटलर की तानाशाही में हमें कोई फ़र्क नहीं लगता, क्योंकि दोनों ही हमारी स्वतंत्रता का विरोध कर रहे हैं, हमारे अधिकारों का विरोध कर रहे हैं। इसलिए हमें इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
युद्ध में तभी शामिल होंगे यदि आप हमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं। अब अगली क्लास, एक क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए छोटे मॉड्यूल्स के तौर पे हम आपकी क्लासेस को देंगे। उस क्लासेस के बाद आप कम से कम 10-20 क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं, मल्टीपल आंसर्स होंगे, उसमें से किसी एक सटीक आंसर को कवर करना पड़ेगा। तो आप जो भी हमारी क्लास में जो भी मैंने कहा है, इसमें आप 10 क्वेश्चन बनाएंगे और उन 10 क्वेश्चंस को अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा सुधार अधिनियम अंग्रेजों ने भारत भेजा, या साइमन कमीशन का विरोध किसने किया, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या था, या अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की बात किस अधिनियम में की गई थी, या भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के शासन के अंतर्गत किस अधिनियम के अंतर्गत आया था। तो इस तरीके से अपने इमेजिनेशन से क्वेश्चन फ्रेम करिए और 10-10 क्वेश्चन, जितने भी लोग हमारी बात सुन रहे हों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हों, अब 10-10 क्वेश्चन फ्रेम करके माइनर पॉलिटिकल साइंस पीजी वाले ग्रुप में डालिए। धन्यवाद।